तो हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों अगर नौकरी लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में और इसका अनुच्छेद 1 से 395 तक पूरा पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न गंवाते हुए और देखते हैं आज का संविधान 1 से अनुच्छेद 395 तक। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, भाग 1 क्या कह रहा है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद विवरण। ठीक है, पहला कह रहा है कि अनुच्छेद पहला में क्या है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह से पूरा देखते हैं हम 1 से 395 तक। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और उसी का अनुच्छेद 2 का को भी कह रहा है कि निरसन। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अनुच्छेद 3 कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगर हम किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर रहे हैं तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है दोस्तों, वही 4 कह रहा है, आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 कह रहा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों को उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ठीक है दोस्तों, और 4 का ही भाग 2 कह रहा है कि नागरिकता अनुच्छेद विवरण। ठीक है, अनुच्छेद 5 कह रहा है कि संविधान के आरंभ पर नागरिकता। ठीक है, वही अनुच्छेद 6 में कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि अगर पाकिस्तान से भारत कुछ लोग आ रहे हैं तो उनको भी नागरिकता का अधिकार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वही 7 कह रहा है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को के नागरिकता का अधिकार। ठीक है, वही अनुच्छेद 8 में कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, अगर भारत के बाहर कुछ व्यक्ति रह रहे हैं तो कितना समय के लिए रह रहे हैं उनको भी नागरिकता का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 9वां कह रहा है, अनुच्छेद 9 में है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अगर मान लेते हैं आप बाहर किसी पर्पज से जाते हैं कमाने और विदेश ही रह जाते हैं, वहाँ का नागरिकता ले लेते हैं अपनी मर्जी से, तो यहाँ का नागरिकता फिर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वही अनुच्छेद 10 कह रहा है कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। ठीक है, अनुच्छेद 11 कह रहा है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, वही 11 अनुच्छेद का भाग 3 कह रहा है कि मूल अधिकार साधारण अनुच्छेद विवरण। ठीक है, अनुच्छेद 12 में है परिभाषा। अनुच्छेद 13 में कह रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ अधिकार है, जैसे समता का अधिकार, अनुच्छेद विवरण। वही अनुच्छेद 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता। 15 कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रति निषेध। ठीक है, 16 कह रहा है अनुच्छेद कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 17 कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत।
अनुच्छेद 18 में है कि उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद विवरण अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है। वही 19 कह रहा है कि वाक स्वतंत्रता, जैसे हमारे मीडिया बंधु आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है। वही अनुच्छेद 20 कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है। जब तक आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपका संरक्षण हो सकता है। ठीक है। वही 21 कह रहा है अनुच्छेद कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 22 कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद विवरण। ठीक है दोस्तों। वही अनुच्छेद 23 कह रहा है कि मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध। ठीक है। 24 कह रहा है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद विवरण। ठीक है। वही 25 कह रहा है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 26 में है, कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, इसके लिए आपको संविधान आज़ादी देता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 26। ठीक है दोस्तों। 27 कह रहा है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। 28 कह रहा है अनुच्छेद कि कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है। वही कह रहा है 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 30 कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 31 कह रहा है कि निरसन कुछ विधियों की व्यावृत्ति, अनुच्छेद विवरण। ठीक है। 31 कह रहा है अनुच्छेद 31 का क कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है। वही अनुच्छेद 31 का ख कह रहा है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है। वही 31 का ग कह रहा है कि कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है दोस्तों। वही 31 का घ कह रहा है निरसन कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। 31 का घ। वही 32 कह रहा है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्रवर्तित कराने के, आगे देख लेते हैं दोस्तों, कराने के लिए उपचार। ठीक है। 32 कह रहा है अनुच्छेद 32 का ए निरसन। ठीक है। अनुच्छेद 33 कह रहा है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। ठीक है दोस्तों। वही अनुच्छेद 34 कह रहा है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। ठीक है। वही अनुच्छेद 35 कह रहा है 35 के अंतर्गत कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान ऊपर
ठीक है। आइए देखते हैं, इसका भाग 4 कह रहा है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अनुच्छेद विवरण। ठीक है, अनुच्छेद 36 के अंतर्गत परिभाषा आता है। ठीक है दोस्तों, वही अनुच्छेद 37 कह रहा है कि इस भाग में अंतर्वृष्टि तत्वों का लागू होना। ठीक है, वही 38 नंबर कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, 39 नंबर कह रहा है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। वही अनुच्छेद 39 के क के अंतर्गत आता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, 40 अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, 41 नंबर कह रहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, 42 नंबर कह रहा है अनुच्छेद कि काम की न्याय और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है दोस्तों, वही अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक है, 43 नंबर कह रहा है, 43 का क कह रहा है कि उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, वही अनुच्छेद 44 कह रहा है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है दोस्तों, 45 नंबर कह रहा है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। ठीक है, वही अनुच्छेद 46 कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और धर्म और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 47 कह रहा है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। ठीक है, वही अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है दोस्तों, वही 48 का क कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48। ठीक है, वही 49 कह रहा है, अनुच्छेद 49 कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, वही अनुच्छेद 50 कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। वही भाग 4 को मूल कर्तव्य अनुच्छेद विवरण। ठीक है, 51 देख लेते हैं दोस्तों। 51 का एक कह रहा है कि मूल कर्तव्य। ठीक है, 51 का भाग 5 कह रहा है कि संघ और अध्याय 1 कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद विवरण। ठीक है, ये सब 51 अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, 52 कह रहा है अनुच्छेद 52 कि भारत के राष्ट्रपति होंगे, ये अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 53 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। वही 54 नंबर कह रहा है अनुच्छेद 54। दोस्तों नंबरिंग से आप समझ जाइएगा कि वो अनुच्छेद है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो किस अनुच्छेद के तहत होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो अनुच्छेद 54। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अनुच्छेद 55 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि कैसे होगी। अनुच्छेद 56 कह रहा है राष्ट्रपति की पदावधि यानी राष्ट्रपति की पद कितने दिनों के लिए होगी। वही 57 अनुच्छेद कह रहा है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, 58 कह रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी कि राष्ट्रपति अगर आप बनने योग्य हैं कि नहीं है, आप में क्या क्या अर्हताएं हैं। ठीक है दोस्तों, वही 59 कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें यानी क्या क्या शर्तें हो सकती है।
60 कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है। अनुच्छेद 61 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि सांसद द्वारा जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, तो वो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 62 कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है। अनुच्छेद 63 कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 के तहत। वही 64 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है। अनुच्छेद 64 के तहत ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 65 कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, करना। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है दोस्तों। वही 69 कह रहा है, अनुच्छेद 69 के तहत कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है। अनुच्छेद 70 कह रहा है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है। अनुच्छेद 71 कह रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयत। ठीक है। वही अनुच्छेद 72 कह रहा है, अनुच्छेद 72 कह रहा है कि क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद विवरण। ठीक है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। ठीक है। अनुच्छेद 75 कह रहा है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भारत का महान्यवादी अनुच्छेद विवरण। ठीक है। अनुच्छेद 76 कह रहा है कि भारत का महान्यवादी सरकारी कार्य का संचालन अनुच्छेद विवरण। ठीक है। अनुच्छेद 77 कह रहा है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है दोस्तों। वही अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि अध्याय 2 संसद साधारण अनुच्छेद विवरण। वही 79 कह रहा है अनुच्छेद संसद का गठन। अगर संसद का गठन होता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 79। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना। ठीक है दोस्तों। 81 कह रहा है कि लोकसभा की संरचना। वही अनुच्छेद 82 के अंतर्गत प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। ठीक है दोस्तों। वही 83 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदनों की अवधि, यानी कि कितने अवधि के लिए संसद होंगे। 84 कह रहा है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं। ठीक है दोस्तों। वही 85 देख लेते हैं। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है। अनुच्छेद 86 के अंतर्गत कह रहा है कि संसदों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, यानी कि सांसद राष्ट्रपति को अपना अभिभाषण या
संदेश भेज सकते हैं, अनुच्छेद 86 के अंतर्गत। ठीक है। 87 कह रहा है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है दोस्तों। 88 कह रहा है कि संसदों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार, संसद के अधिकारी, अनुच्छेद विवरण। ठीक है दोस्तों। 89 कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ये अनुच्छेद 89 के अंतर्गत। 90 कह रहा है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ठीक है दोस्तों। आइए अनुच्छेद 91 देख लेते हैं। अनुच्छेद 91 के तहत सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। 92 कह रहा है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है दोस्तों। वही अनुच्छेद 93 कह रहा है कि लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। अनुच्छेद 94 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये अनुच्छेद 94 के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। 95 कह रहा है, अनुच्छेद 95, कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ठीक है दोस्तों। वही 96 कह रहा है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है दोस्तों। आइए अनुच्छेद देख लेते हैं। 97 कह रहा है कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 97 के अंतर्गत। 98 कह रहा है कि संसद का सचिवालय और कार्य संचालन, अनुच्छेद विवरण। ठीक है। 99 कह रहा है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 100 क्या कह रहा है कि संसदों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति। ठीक है। सदस्यों की निहरताएं, अनुच्छेद विवरण। ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 101 कह रहा है कि स्थानों का रिक्त होना। 2 कह रहा है कि सदस्यता के लिए निहरताएं। ठीक है। अनुच्छेद 103 कह रहा है कि सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। ठीक है। वही अनुच्छेद 104 कह रहा है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। ठीक है। अगला देखते हैं। उसी में है कि संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, अनुच्छेद विवरण। ठीक है दोस्तों। 105 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 105, कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। ठीक है। वही अनुच्छेद 106 कह रहा है कि सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधायी प्रक्रिया, अनुच्छेद विवरण। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 107 में क्या है, विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। ठीक है। वही 108 में है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जैसे मान लीजिए कि युद्ध होने वाला है या देश में कोई संकट आने वाला है तो उसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है दोस्तों। वही 109 कह रहा है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है।
वही 110 अनुच्छेद कह रहा है कि धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, आइए अनुच्छेद 111 देखते हैं। कह रहा है कि विधेयकों पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद विवरण। दोस्तों अनुच्छेद विवरण का मतलब है कि उस अनुच्छेद को विस्तार से और भी जाना जा सकता है, यानी कि 111 अनुच्छेद को आप पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। इसमें केवल उसके बारे में दिया है कि इस अनुच्छेद में ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, वही कह रहा है अनुच्छेद 112 कि वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अब 113 कह रहा है अनुच्छेद कि संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। ठीक है, 114 कह रहा है अनुच्छेद कि विनियोग विधेयक। ठीक है, इसके अंतर 114 के अंतर्गत 115 कह रहा है कि अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें संविधान से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अपना हो सके तो कॉपी कलम लेकर इसे नोट करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 116 कह रहा है कि लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। ठीक है, 117 कह रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, साधारणतया प्रक्रिया। अनुच्छेद विवरण। ठीक है, वही 118 कह रहा है कि प्रक्रिया के नियम। ठीक है, अनुच्छेद 119 में क्या कह रहा है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया और का विधि द्वारा विनियमन। ठीक है, अनुच्छेद 120 क्या कह रहा है? कह रहा है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है दोस्तों, वही अनुच्छेद 121 कह रहा है कि संसद में चर्चा पर निबंधन। ठीक है, 122 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 122 के अंतर्गत कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। ठीक है, इसका अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद विवरण। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 123 कह रहा है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। उसी में है अध्याय 4 की संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद विवरण। ठीक है, 124 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। ठीक है, ये 124 अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, 125 कह रहा है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि। ठीक है, 126 अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है, 127 कह रहा है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। वही 128 अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक है, 129 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का स्थान। ठीक है, 31 कह रहा है अनुच्छेद कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। ठीक है, वही 31 का कह रहा है निरसन। ठीक है, वही अनुच्छेद 132 कह रहा है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। ठीक है, आगे देखते हैं। 133 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। ठीक है, 134 कह रहा है कि दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। ठीक है दोस्तों, वही 134 कह रहा है। 134 का कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए
प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, वही अनुच्छेद 135 कह रहा है कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। ठीक है, वही 36 कह रहा है अनुच्छेद कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 कह रहा है कि निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन। ठीक है दोस्तों, वही अनुच्छेद 38 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। ठीक है, वही अनुच्छेद 139 कह रहा है कि कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाना। ठीक है, वही 139 का क कह रहा है कि कुछ मामलों के, वही 139 का क कह रहा है कि कुछ मामलों का अंतरकरण। 140 कह रहा है अनुच्छेद कि उच्चतम न्यायालय की, वही अनुच्छेद 140 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। 41 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। ठीक है दोस्तों, वही 43 कह रहा है, अनुच्छेद 43 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 के अंतर्गत सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, 144 का क कह रहा है निरसन। वही 145 कह रहा है कि न्यायालय के नियम आदि। ठीक है, 146 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। वही 147 के अंतर्गत निर्वाचन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अध्याय 5 कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद विवरण। ठीक है, वही अनुच्छेद 148 कह रहा है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वही 149 कह रहा है अनुच्छेद कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। ठीक है, 150 कह रहा है कि संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। ठीक है दोस्तों, वही अनुच्छेद 151 कह रहा है कि समपरीक्षा प्रतिवेदन ऊपर। इसका भाग 4 कह रहा है राज्य। अध्याय 1 कह रहा है साधारण अनुच्छेद विवरण। वही अनुच्छेद 152 के अंतर्गत परिभाषा आता है। ठीक है, इसका अध्याय 2 कार्यपालिका राज्यपाल अनुच्छेद विवरण। ठीक है, वही अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कह रहा है कि राज्यों के राज्यपाल, अगर राज्य में राज्यपाल हैं तो किस अनुच्छेद के तहत, तो 153 के तहत। 154 कह रहा है कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति। 55 कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति। 56 कह रहा है अनुच्छेद 156 कि राज्य की पदावधि। ठीक है, अनुच्छेद 157 कह रहा है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए अगर आप राज्यपाल बनते हैं तो। वही 158 कह रहा है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 159 कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 159 के तहत। 160 कह रहा है अनुच्छेद कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, 161 कह रहा है अनुच्छेद कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, 162 अनुच्छेद के अंतर्गत कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद विवरण। ठीक है दोस्तों, आइए 163 देख लेते हैं। 163 अनुच्छेद के अंतर्गत कह रहा है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री
परिषद। ठीक है। 164 कह रहा है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद विवरण। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है 165 अनुच्छेद के अंतर्गत कि राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, सरकारी कार्य का संचालन अनुच्छेद विवरण। ठीक है, यानी अनुच्छेद विवरण का मतलब कि इस अनुच्छेद को और विस्तार से जाना जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 166 कह रहा है कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है। अनुच्छेद 167 कह रहा है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। इसका अध्याय 3 कह रहा है राज्य का विधान मंडल साधारण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 168 कह रहा है कि राज्यों के विधान मंडलों का गठन 168 अनुच्छेद के तहत। 169 कह रहा है कि राज्यों में विधान परिषदों का 169 कह रहा है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। ठीक है। 170 कह रहा है अनुच्छेद कि विधान सभाओं की संरचना। वही 171 कह रहा है अनुच्छेद कि विधान परिषदों की संरचना। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं 172 अनुच्छेद 172 कह रहा है कि राज्यों के विधान मंडलों की अवधि कितने समय के लिए होगी। वही अनुच्छेद 173 कह रहा है कि राज्य के विधान मंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं, यानी क्या क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत कह रहा है कि राज्य के विधान मंडल के सत्र 17वां और विघटन। ठीक है। वही अनुच्छेद 175 कह रहा है कि सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। ठीक है। वही अनुच्छेद 176 कह रहा है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा तो 176 अनुच्छेद के अंतर्गत। 177 कह रहा है कि संसदों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। ठीक है, इसी के अंतर्गत आएगा राज्य के विधान मंडल के अधिकारी अनुच्छेद विवरण। ठीक है दोस्तों, वही 178 कह रहा है अनुच्छेद कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। 179 कह रहा है अनुच्छेद कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। ठीक है दोस्तों, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। ठीक है। 180 कह रहा है अनुच्छेद कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ठीक है दोस्तों, वही 181 कह रहा है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है, अनुच्छेद 181 के अंतर्गत। वही अनुच्छेद 182 कह रहा है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति किसके अंतर्गत आएंगे, तो 182 के अंतर्गत। वही 183 अनुच्छेद कह रहा है कि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ठीक है। वही कह रहा है 184 अनुच्छेद कह रहा है कि सभापति के पद कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ठीक है दोस्तों, वही 185 कह रहा है अनुच्छेद कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है। 186 अनुच्छेद कह रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाएंगे, उनका वेतन तय किया जाएगा तो 186 अनुच्छेद के तहत। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं 187 अनुच्छेद। कह रहा है कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय कार्य संचालन अनुच्छेद विवरण।
188 का रहा है अनुच्छेद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है। 189 का रहा है कि सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति सदस्यों की निहरताएं अनुच्छेद विवरण। ठीक है, आगे देखते हैं। 190 का रहा है अनुच्छेद स्थानों का रिक्त होना। 191 का रहा है सदस्यता के लिए निहरताएं। 192 का रहा है सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 93 का रहा है कि अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अनुच्छेद विवरण। ठीक है। 194 अनुच्छेद कह रहा है कि विधानमंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। ठीक है दोस्तों। 195 अनुच्छेद कह रहा है कि सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद विवरण। ठीक है। वही 196 कह रहा है कि विधायकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। ठीक है। वही 197 अनुच्छेद कह रहा है कि धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। ठीक है। वही 198 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है। 99 कह रहा है कि धन विधेयक की परिभाषा। 200 कह रहा है कि विधेयकों पर अनुमति। ठीक है। अनुच्छेद 201 कह रहा है कि विचार के लिए आरक्षित विधेय। ठीक है। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद विवरण। ठीक है। वही 202 कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। 203 अनुच्छेद के अंतर्गत कह रहा है कि विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। वही 204 कह रहा है कि विनियोग विधेयक। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 205 के अंतर्गत कह रहा है कि अनुपूरक अतिरिक्तियां या अधिक अनुदान। ठीक है दोस्तों। 206 कह रहा है कि लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। ठीक है, इसके अंतर्गत आएंगे तो 206। अनुच्छेद 207 के अंतर्गत कह रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, साधारणतया प्रक्रिया अनुच्छेद विवरण। ठीक है। वही अनुच्छेद 208 कह रहा है कि प्रक्रिया के नियम। ठीक है दोस्तों। 209 अनुच्छेद के अंतर्गत कह रहा है कि राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। ठीक है। 210 कह रहा है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है। वही 211 के अंतर्गत कह रहा है कि विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अनुच्छेद 212 कह रहा है कि न्यायालयों द्वारा विधान, यहाँ पे विधान होना चाहिए, विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। ठीक है। इसी का अध्याय 4 कह रहा है कि राज्यपाल की विधायी शक्ति अनुच्छेद विवरण। ठीक है। वही तो अनुच्छेद 213 कह रहा है कि विधानमंडल के विक्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है। आइए 214 देखते हैं। और उसी का कह रहा है अध्याय 5 की राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद विवरण। ठीक है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत कह रहा है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अगर राज्य में उच्च न्यायालय होगा तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 214 के तहत। अनुच्छेद 215 कह रहा है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है। वही 16 कह रहा है कि उच्च न्यायालयों का गठन।
ठीक है। उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 216, ठीक है। वही 217 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 218 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना, ठीक है दोस्तों। 219 कह रहा है अनुच्छेद कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है 220 अनुच्छेद के तहत कि अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, ठीक है। 221 अनुच्छेद कह रहा है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि, न्यायाधीशों का वेतन दिया जाएगा तो किस अनुच्छेद के तहत? 221, ठीक है। वही 222 कह रहा है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, ठीक है दोस्तों। वही 223 कह रहा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत कह रहा है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 224 कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। वही 225 कह रहा है कि विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 226 कह रहा है कि कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 226 को निरसन। 227 कह रहा है अनुच्छेद कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। वही 228 कह रहा है कि कुछ मामलों का उच्च न्यायालय के को अंतरण, ठीक है दोस्तों। वही 228 में निरसन। फिर से 229 अनुच्छेद कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, ठीक है। 230 कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, ठीक है। वही 231 कह रहा है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है दोस्तों। उसी का भाग 6 कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद विवरण। 233 कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 फिर से कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उसके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण, ठीक है। 34 कह रहा है अनुच्छेद कि न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 के अंतर्गत निर्वाचन। वही अनुच्छेद 237 के अंतर्गत कह रहा है कि कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के आगे है उपबंधों का लागू होना ऊपर, ठीक है। उसी का भाग 7 कह रहा है कि पहली अनुसूची से भाग ख के राज्य अनुच्छेद विवरण, ठीक है। अगला कह रहा है 238 निरसन। उसी का भाग 8 कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद विवरण। 239 कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। अनुच्छेद 239 कह रहा है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन, ठीक है दोस्तों। फिर से 239 कह रहा है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। फिर से 39 कह रहा है कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। फिर से 39 कह रहा है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने या प्रशासन की शक्ति। 240 कह रहा है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। वही अनुच्छेद 241 कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। 242 कह रहा है निरसन। इसी का भाग
9 कह रहा है पंचायत अनुच्छेद विवरण। ठीक है दोस्तों। 243 कह रहा है परिभाषाएं। ठीक है, वही अनुच्छेद 243 कह रहा है कि ग्राम सभा। ठीक है, 243 के अंतर्गत ही आएगा पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, पंचायतों का आरक्षण, पंचायतों की अवधि आदि, सदस्यता के लिए निहरताएं, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तराधित्व। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 43 के अंतर्गत ही पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। फिर 43 के अंतर्गत कह रहा है कि वित्तीय स्थिति में पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। फिर 43 ही कह रहा है कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है, 43 के अंतर्गत ही कह रहा है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन। 43 में इतना कुछ है। ठीक है दोस्तों, आगे भी है। कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। फिर कह रहा है कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 43 के अंदर ही कह रहा है कि विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। फिर 43 के अंतर्गत ही कह रहा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है दोस्तों, 43 में इतना कुछ। आगे देखते हैं। इसी का भाग कह रहा है, भाग 9 का क कह रहा है कार्यपालिकाएं अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 243 का ही कह रहा है परिभाषाएं। 43 ही कह रहा है कि नगर पालिकाओं का गठन। फिर कह रहा है कि नगर पालिकाओं की संरचना, यानी नगर पालिका कैसी होनी चाहिए। फिर 43 ही कह रहा है कि वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। फिर कह रहा है स्थानों का आरक्षण, नगर पालिकाओं की अवधि आदि, सदस्यता के लिए निहरताएं, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। ठीक है दोस्तों। 43 ही कह रहा है कि नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। वित्त आयोग, नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। ठीक है, 43 ही कह रहा है कि इस भाग का कतीय क्षेत्रों को लागू न होना। जिला योजना के लिए समिति, महानगर योजना के लिए समिति, विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, इसी का भाग 10 कह रहा है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद विवरण। इतना था दोस्तों 243 के अंतर्गत। अनुच्छेद 244 कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। उसी का क कह रहा है, 44 का क कह रहा है कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन। ठीक है, इसी का भाग 11 कह रहा है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसका अध्याय 1 विधायी संबंध, विधायी शक्तियों का विवरण, अनुच्छेद विवरण। ठीक है, 245 कह रहा है कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। ठीक है दोस्तों, वही 246 अनुच्छेद कह रहा है कि संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। ठीक है, वही 247 कह रहा है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। ठीक है, आइए देखते हैं 248। ठीक है दोस्तों, 248 के अंतर्गत कह रहा है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां।
अनुच्छेद 249 कह रहा है कि राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्तियां। 250 कह रहा है कि यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है 251 कह रहा है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के असंगति। ठीक है दोस्तों, वही 252 कह रहा है अनुच्छेद 252 कि दो या अधिक राज्यों के लिए उसकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। ठीक है, वही 253 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है, 254 अनुच्छेद कह रहा है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। वही अनुच्छेद 255 कह रहा है कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। ठीक है, इसी का अध्याय 2 कह रहा है प्रशासनिक संबंध साधारण अनुच्छेद विवरण। 256 अनुच्छेद कह रहा है कि राज्यों की ओर संघ की बाध्यता। 256 कह रहा है कि राज्यों की ओर संघ की बाध्यता। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 257 कह रहा है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 257 का क कह रहा है निरसन। ठीक है दोस्तों, 258 कह रहा है अनुच्छेद की कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। वही 258 का क कह रहा है कि संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। 259 कह रहा है निरसन। 260 का कह रहा है अनुच्छेद कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। ठीक है, 261 अनुच्छेद कह रहा है कि सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही का। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं जल संबंधी विवाद अनुच्छेद विवरण। ठीक है, 262 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अनुच्छेद 262 कह रहा है कि अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन राज्यों के बीच समन्वय अनुच्छेद विवरण। वही 263 अनुच्छेद कह रहा है कि अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। उसी का भाग 12 कह रहा है कि वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। अध्याय 1 का वित्त साधारण अनुच्छेद विवरण। ठीक है, अनुच्छेद 64 कह रहा है 264 कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। ठीक है, 265 कह रहा है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। ठीक है, 266 अनुच्छेद कह रहा है कि भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखा। ठीक है दोस्तों, वही 267 कह रहा है कि आकस्मिकता निधि संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का विवरण अनुच्छेद विवरण। ठीक है, वही 268 कह रहा है कि संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। 269 कह रहा है दोस्तों कि संघ द्वारा उद्गृहित और संगृहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। ठीक है, वही 270 अनुच्छेद कह रहा है कि उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच विवरण। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। ठीक है, 272 निरसन। 273 कह रहा है कि जूट पर और जूट उत्पादनों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। ठीक है, वही 274 कह रहा है कि ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव
डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, वही अनुच्छेद 275 कह रहा है कि कुछ राज्यों को संघ अनुदान, ठीक है, वही कह रहा है 276 कह रहा है कि वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। ठीक है, अगला देख लेते हैं 277 कह रहा है कि ब्याह वृत्ति, 278 निरसन, 279 कह रहा है दोस्तों अनुच्छेद कि शुद्ध आगम आदि की गणना, 280 कह रहा है वित्त आयोग, 280 के अंतर्गत वित्त आयोग आएगा। ठीक है, 281 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की सिफारिशें प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद विवरण। वही 282 कह रहा है कि संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय। ठीक है, 283 कह रहा है कि संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। ठीक है, वही 284 कह रहा है कि लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। ठीक है, वही 285 अनुच्छेद कह रहा है कि संघ और संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। वही 286 कह रहा है कि माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। ठीक है, 287 कह रहा है कि विद्युत पर करों से छूट। ठीक है, 288 अनुच्छेद के अंतर्गत जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 289 कह रहा है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधान से छूट। वही 290 कह रहा है कि कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। ठीक है, 290 का क कह रहा है कि कुछ देवस्व निधियों की वार्षिक संदाएं। ठीक है, 291 निरसन। इसका अध्याय 2 कह रहा है उधार लेना, अनुच्छेद विवरण। वही अनुच्छेद 292 कह रहा है भारत सरकार द्वारा उधार लेना, जैसे लोन वोन आदमी लेते हैं। ठीक है, 293 अनुच्छेद कह रहा है राज्यों द्वारा उधार लेना। ठीक है, इसका अध्याय 3 कह रहा है कि संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाधाएं और वाद, अनुच्छेद विवरण। आइए अनुच्छेद 294 देख लेते हैं। कह रहा है कि कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। ठीक है, वही 295 कह रहा है कि अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। ठीक है, 296 कह रहा है अनुच्छेद कि राजगामी या व्यपगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297 के अंतर्गत कह रहा है अनुच्छेद कि राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। ठीक है, वही 298 कह रहा है कि व्यापार करने आदि की शक्ति। 299 कह रहा है संविदाएं। देख रहे हैं दोस्तों, आजकल बहुत संविदाएं पे या पहले ही नौकरियां होती थी। ठीक है, 300 कह रहा है कि वाद और कार्यवाहियां। इसी का अध्याय 4 कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद विवरण।
300 का क कह रहा है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। ठीक है। इसी का भाग 13 कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भारत के संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद विवरण। ठीक है। वही 301 कह रहा है कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रताएं। ठीक है दोस्तों। वही 2 कह रहा है अनुच्छेद 302 कि व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। वही 303 कह रहा है कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। ठीक है। अगला कह रहा है 304 अनुच्छेद कि राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। 305 कह रहा है कि विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है। वही अनुच्छेद 306 कह रहा है निरसन। 307 क्या कह रहा है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। ठीक है। इसका देख लेते हैं। भाग 14 कह रहा है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अध्याय 1 सेवाएं अनुच्छेद विवरण। वही 308 कह रहा है निर्वाचन, अनुच्छेद 308 के अंदर निर्वाचन इसका। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं अनुच्छेद 309 कह रहा है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 310 कह रहा है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। ठीक है। यानी कि वो कितने दिनों तक सेवा कर सकते हैं। 311 कह रहा है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पक्ति में अवनत किया जाना। ठीक है दोस्तों। वही 312 अनुच्छेद कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाएं। वही 312 का क क्या कह रहा है कि कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तें में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहित करने की संसद की शक्ति। ठीक है। वही 313 कह रहा है संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं 314 निरसन। इसका 314 का अध्याय 2 क्या कह रहा है कि लोक सेवा आयोग अनुच्छेद विवरण। 315 कह रहा है कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राज्यों की नियुक्ति और पदावधि। ठीक है। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि लोक सेवा आयोग की किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना। ठीक है दोस्तों। वही अनुच्छेद 318 कह रहा है कि आयोग के सदस्यों और कर्मचारी विधि की सेवा की शर्तें के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। वही 319 कह रहा है कि आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। ठीक है। अगला देख लेते हैं। वही अनुच्छेद 320 कह रहा है कि लोक सेवा आयोग की कृत्य। 321 अनुच्छेद कह रहा है कि लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 कह रहा है कि लोक सेवा आयोग के व्यय। 323 कह रहा है कि लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। 323 का ही कह रहा है भाग 14 का क अभिकरण अनुच्छेद विवरण। ठीक है।
323 का क कह रहा है प्रशासनिक अधिकरण, 323 का ख कह रहा है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। ठीक है दोस्तों। इसका भाग 15 कह रहा है निर्वाचन अनुच्छेद विवरण। 24 कह रहा है 324 अनुच्छेद कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। ठीक है। वही 326 कह रहा है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है। वही 327 कह रहा है कि विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। ठीक है। वही अनुच्छेद 328 कह रहा है कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। ठीक है दोस्तों। वही 329 कह रहा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 329 का क निरसन कह रहा है। इसका भाग 16 कह रहा है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद विवरण। वही 330 कह रहा है कि लोकसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है दोस्तों। वही 331 कह रहा है कि लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 कह रहा है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है दोस्तों। वही 333 कह रहा है कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है। 334 कह रहा है कि स्थानों के संरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। ठीक है। आगे देख लेते हैं। ठीक है। वही 335 कह रहा है कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 336 कह रहा है कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष। ठीक है, उपबंध। अगला देखते हैं दोस्तों 337 कह रहा है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। उसी 338 का क कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है। 39 नंबर कह रहा है अनुच्छेद 339 कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। ठीक है। अनुच्छेद 340 कह रहा है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। ठीक है। वही 341 कह रहा है कि अनुसूचित जातियां। 42 कह रहा है अनुसूचित जनजातियां। ठीक है दोस्तों। इसी का भाग 7 कह रहा है 17 कह रहा है सॉरी कि राजभाषा। अध्याय 1 का संघ की भाषा अनुच्छेद विवरण। ठीक है। वही 343 कह रहा है संघ की राजभाषा। 344 कह रहा है अनुच्छेद कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद विवरण। ठीक है। वही 345 कह रहा है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। ठीक है। वही 346 कह रहा है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। ठीक है। वही अनुच्छेद 347 कह रहा है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच
पत्रादि की राजभाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी का कह रहा है अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा अनुच्छेद विवरण। ठीक है, अनुच्छेद 348 कह रहा है कि उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है दोस्तों, वही 349 कह रहा है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। इसी का अध्याय 4 कह रहा है विशेष निर्देश अनुच्छेद विवरण। ठीक है, आइए देखते हैं। 350 कह रहा है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की, आगे देख लेते हैं क्या है, प्रयोजन की जाने वाली भाषा। ठीक है, 350 का क कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। ठीक है, 350 का ख कह रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। ठीक है, वही 351 का कह रहा है, वही अनुच्छेद 351 कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, इसी का 18 कह रहा है कि आपात उपबंध अनुच्छेद विवरण। ठीक है, अनुच्छेद 352 कह रहा है कि आपात की उद्घोषणा, आपातकाल। ठीक है दोस्तों, अगला 353 कह रहा है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। ठीक है, 354 कह रहा है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। ठीक है, अनुच्छेद 355 कह रहा है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 कह रहा है राज्यों संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। ठीक है, 357 कह रहा है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का उपयोग। ठीक है, वही 358 अनुच्छेद कह रहा है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। यानी जो भी अनुच्छेद 19 के तहत आपको अधिकार मिला था भाषण देने का या मीडिया रिपोर्ट करने का, बैठकर सभा करने का, वो आपात के दौरान ये उपबंधों का निलंबन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 359 कह रहा है अनुच्छेद आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। 359 का क निरसन। 360 कह रहा है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। इसी का 19 कह रहा है भाग 19 प्रकीर्ण अनुच्छेद विवरण। ठीक है, 361 अनुच्छेद कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। ठीक है, 361 का क कह रहा है कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है 361 का ख कह रहा है कि लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरता। ठीक है, 362 का निरसन कह रहा है। 363 कह रहा है कि कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। 363 का क कह रहा है कि देशी राज्यों के शासकों को दी गई सामान्यता की समाप्ति और निजी थौलियों का अंत। ठीक है, 364 कह रहा है कि महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, 365 कह रहा है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या
उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 366 कह रहा है अनुच्छेद की इसमें परिभाषाएं। 367 में निर्वाचन। इसी का भाग 20 कह रहा है कि संविधान का संशोधन अनुच्छेद विवरण। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 368 कह रहा है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। ठीक है, इसी का भाग 21 कह रहा है अस्थायी परिवर्तित और विशेष प्रावधान अनुच्छेद विवरण। ठीक है, इसी का अनुच्छेद 369 कह रहा है कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। ठीक है, 370 ये तो सभी के जबान पर याद होगा। जम्मू और कश्मीर राज्यों के संबंध में अस्थायी उपबंध। ठीक है, 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 का क नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, 371 का ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ग मणिपुर राज्य के संबंध में और घ आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में। और इसी का अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। च कह रहा है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, इसी का छ कह रहा है मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ज कह रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है 72 कह रहा है 372 अनुच्छेद कि विद्यमान विधेयक 372 कह रहा है अनुच्छेद की विद्यमान विधियों का प्रवृत्ति बने रहना और उनका अनुकूलन। 372 का को कह रहा है कि विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 कह रहा है अनुच्छेद निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, 74 कह रहा है कि फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। ठीक है, अगला 375 क्या कह रहा है कि संविधान के उपबंधों के अधीन करते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। ठीक है, 376 कह रहा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। 377 कह रहा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। ठीक है दोस्तों, वही 378 कह रहा है कि लोक लेखा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 का क कह रहा है आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है दोस्तों, वही अनुच्छेद 379 से 391 निरसन। ठीक है, 392 कह रहा है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन हिंदी में प्राधिकृत पाठ अनुच्छेद विवरण। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है 293 संक्षिप्त नाम 394 कह रहा है कि प्रारंभ। अनुच्छेद 394 का क कह रहा है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। वही लास्ट कह रहा है 395 निरसन।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को संविधान का जो भी अनुच्छेद था 1 से 395 तक मैंने अभी कराया, आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी ये बेहतर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके काम के लायक तो आपके चैनल पर उसका नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।